Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपी लेखपाल यूपी लेखपाल के रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। स्पेशली जो जनरल नॉलेज है उसके और जो आपके रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास, इसके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट है सामान्य ज्ञान से। जो 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। आप एक कोई ऑथेंटिक बुक ले लीजिए जिससे आप रेगुलर अपना थ्योरी का पोर्शन पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, ताकि आपका एग्जाम तक एक अच्छा फाउंडेशन, अच्छा बेस और एक अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट हो रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम हैं उसका कट ऑफ वगैरह जो भी है, myupsc.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से आप पीडीएफ भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट 3 है। इसमें अगर कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी टेस्ट से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इनमें से कौन सी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ये बी, नेफ्रॉन। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, व्रकाणु जो है इसकी वृक्क की संरचनात्मक इकाई कहलाती है। इसमें जो संरचना है वो एक कप जैसी उसका शेप होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, बोमन संपुट भी बोलते हैं उसको, बोमन संपुट। और ये बोमन संपुट में क्या होता है कि एक जाल रहते हैं, और वो जो जाल है उसको कोशिका गुच्छ बोलते हैं। और उस कोशिका गुच्छ में ही आपको पता होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो, कि जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है या वो यहीं पे होता है। सो ये एक संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक इकाई भी है। निम्नलिखित में से कौन कानून के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का अनुप्रयोग है और पुलिस जांच के लिए विभिन्न तथ्यों की पहचान में भी सहायक है? इनमें से कौन सा विज्ञान है? देखिए, ये जो है वो फोरेंसिक जांच, आपने सुना होगा फोरेंसिक विज्ञान, ये इन सब में ही हेल्पफुल है। ए इसका करेक्ट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो गलतियां कम होंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है गलत कौन सा है। इनमें से जो असत्य है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो। देखिए, दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पे हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? ये हुई थी कोलकाता में। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय। ये इसीलिए बी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण किया है? देखिए, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? जो किताबुल हिंद है उसके लेखक था अल बरूनी। अल बिरूनी ये किताबुल हिंद के लेखक थे। अल बिरूनी कौन था? आपने सुना होगा महमूद गजनवी का नाम। महमूद गजनवी
के सामने इसको एज ए कैदी पेश किया गया था, और बाद में इसमें कोई खूबी देख के और महमूद गजनवी ने इसको ज्योतिष बना लिया था अपने राज में। इसको ज्योतिष बना के ज्योतिष नियुक्त कर दिया था, राज ज्योतिष। और अल बरूनी ने ही किताबुल हिंद की रचना की है, ये लिखी है इसने। आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पे है? देखिए आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीएल, आरबीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? आरबीएल की फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ये आरबीएल की फुल फॉर्म है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? देखिए जो हिंदू वृद्धि दर है, ये एक तरीके से फनी स्टोरी है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से अगले 3 दशक 1951 से और 1980 तक जो ग्रोथ रेट थी, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट थी, विकास दर थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। क्योंकि इस दौरान जो औसत विकास वार्षिक जो औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर है वो महज 3.5% थी। जो अभी आपको बताते हैं कि उनकी गवर्नमेंट में क्या हुआ या अभी की गवर्नमेंट में क्या हुआ है, ये देखिए 30 साल तक 3.5% विकास दर थी। इसीलिए आज भी गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। गरीबी खत्म करने पे तुले हुए सब, हो नहीं पा रही किसी से। अब जब ये 3.5% थी तो ये बहुत सीरियस इश्यू था। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकृष्ण, और उन्होंने ये जो 30 साल तक ग्रोथ रेट रही उसके लिए इन्होंने इसको नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और हिंदू ग्रोथ ये जो इन्होंने रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया, हालांकि इनकी बहुत आलोचना हुई जब बाद में कहा कि इन्होंने तो मजाक में कहा था, लेकिन इनका मजाक आज हर जगह ये यूज में लिया जाता है। बहुत व्यापक तौर पे इसको यूज लिया जाता है मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत जगह इस को यूज लिया जाता है, इस शब्दावली को। ये थे महान राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण, जो कहते थे कि मैंने मजाक में कहा था। ये आपको ध्यान रखना, ये टर्म्स आपके जो लेखपाल का एग्जाम है इसमें पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट किस स्थान पे है इनमें से? देखिए सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसका जो प्लांट है स्टील प्लांट, वो कहाँ पे है इनमें से? ये जो ऑप्शन है इनमें से भिलाई में सेल का स्टील प्लांट है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो भूटान से होकर बहती है। देखिए ऐसे तो एक नहीं है, मानसा रिवर भी है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वांगचू रिवर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वांगचू नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और भूटान से होके भी बहती है। आप ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में इनके जरूर पढ़िएगा। ये एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत टफ नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए वो भी। निम्न में से किस अधिनियम में विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की
केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया था। ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजर पोर्शन इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये लिया गया था, इसमें प्रावधान था ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये मेंशन है कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा? वाइस प्रेसिडेंट का जो मेंशन है आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल जरूर आप पढ़ लीजिएगा, पार्ट एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 63 उपराष्ट्रपति का जिक्र है इसमें। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और डिस्कस होता रहेगा। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? इनमें से 2021 का पद्म विभूषण विजेता कौन है? 2021 के जो पद्म पुरस्कार हुए थे ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए थे। जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है उन्होंने ये जो पद्म पुरस्कार विजेता है इनको सम्मानित किया था। 2021 की साल के जो पद्म पुरस्कार हैं उनमें 7 पद्म विभूषण मिले हैं। पद्म विभूषण कितने मिले हैं? 7। 10 पद्म भूषण मिले हैं और 102 पद्मश्री मिले हैं। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। और क्वेश्चन आए आपके पद्म पुरस्कार पाने वालों में टोटल 29 विमेन्स थी, महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी? 29। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है सुदर्शन साहू। दो 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? ये जो अभी बजट गया है उसमें इनका जिक्र था बजट में कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे वायरोलॉजी के। ये किए जाएंगे 4। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग है ये किस पीढ़ी में किया गया था? ये 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। लैन सुना होगा आपने, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। रंगभूमि द अरीना ऑफ लाइफ, ये उपन्यास इसकी रचना किसने की है? रंगभूमि द अरीना ऑफ लाइफ, इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। सी इसका सही आंसर है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1957 में हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नारोजी की बुक है। लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार किस देवता को समर्पित है? लद्दाख में जो हेमिस फेस्टिवल है ये मनाया जाता है भगवान पद्म संभव। बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? देखिए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, तो वो किस बेस पे अमेंड होगा? जो भी अमेंड करना है उसका जिक्र किस में है? ये है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है। और
360 में भी कहाँ लिखा है? 361। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में निर्णय मनाने का निर्णय लिया है? देखिए, एक तो ये क्वेश्चन कि किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और दूसरा एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पहले जो 26 जनवरी का मनाने का वो जो शुरुआत था वो 24 जनवरी से ही शुरू हो जाता था, लेकिन अब उसको भी 23 जनवरी से ही और 26 जनवरी तक शुरू कर दिया है। तो जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है वो 23 जनवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा। अब है जो पहले 24 जनवरी से किया जाता था वो, ये ध्यान रखना आपको। इसका करेक्ट आंसर 23 जनवरी है। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए पराक्रम दिवस, और अब जो 26 जनवरी गणतंत्र महोत्सव है ये 23 जनवरी से ही चालू कर दिया जाएगा। आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं उसके विकास का श्रेय किसे जाता है? देखिए, आवर्त का नियम आना चाहिए लगभग अब सभी को। इसमें क्या होता है कि जो तत्व हैं उनको यदि उनके जो परमाणु भार है उसके एक क्रम में रख दिया जाता है तो उनके जो गुणधर्म है उनकी जो पुनरावृत्ति है वो एक नियत क्रम में होती रहती है, या फिर यूं कहें कि समान जो रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित क्रम में मिलते हैं, और ये आवर्त का लॉ है। ये किसने दिया है? दिमित्री मेंडलीफ ने। ए इसका सही आंसर है। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पे की जाती है? देखिए, जो टेरेस की खेती होती है वो इस तरीके से होती है, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ीदार खेती होती है ये टेरेस फार्मिंग। ये जो जैसे ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, इस पे की जाती है इस तरीके से सीढ़ी वाइज खेती। पर्वतीय इलाकों में ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। ये कांग्रेस के सांसद हैं, शायद तिरुवनंतपुरम से हैं, केरला से। इन्होंने ये बुक लिखी है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको ऑनिरोलॉजी बोला जाता है। ऑनिरोलॉजी, ये इसमें जो इंसान के सपने हैं उनका अध्ययन किया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये टेस्ट थर्ड था आपका। कोई भी आपकी और क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।